Good morning, student. Welcome again to the online session of class 9 physics. Dear student, we have started the chapter force and laws of motion, and in that chapter today we will see the Newton's laws of motion. So dear student, in the last video we have just revised the concept of force. Means what is force? A push or pull applied on an object is called force. Then we have seen the very important term that is called inertia. Okay, inertia. Now what is inertia? It is a tendency of an object. ये क्या है? It is a tendency of an object to remain at rest or in uniform motion. Okay, this is called the inertia. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो कोशिश करता है कि वो रेस्ट पे ही रहे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है. इसी को हम कहते हैं यस इनर्शिया, है ना. इसीलिए देखो हम फील करते हैं जब अगर किसी रुकी हुई बस में या व्हीकल में हम बैठे हैं एंड सडनली अगर वो व्हीकल स्टार्ट करती है मूव करना, है ना, सो हम बैकवर्ड की तरफ लीन करते हैं, बैकवर्ड पीछे की तरफ. सो बैकवर्ड की तरफ लीन क्यों करते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी किस इनर्शिया में होती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कोशिश करती है कि उस बॉडी को जैसे कि वैसे रखा जाए, लेकिन हम बाकी का पार्ट हमारा मूव करता है, इसीलिए हम पीछे लीन करते हैं. तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो फिर इनर्शिया ऑफ मोशन का भी एक सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, चाहे कोई भी व्हीकल हो, तो हमारी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन गेन कर लेती है. यानी हमारे बॉडी में कौन सा इनर्शिया होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन. एंड सडनली फिर वो क्या होता है, अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो हम सामने की तरफ लीन करते हैं. क्यों? क्योंकि बॉडी का कुछ पार्ट तो रुक जाता है ना, विथ व्हीकल, लेकिन जो बाकी का ऊपर का पार्ट है इट इज ऑलरेडी ना इनर्शिया ऑफ मोशन, और वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हम आगे की तरफ लीन करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट? दिस इज इनर्शिया. अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. सबसे पहला जो टाइप है इनर्शिया का वो था हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, inertia of rest. This is the first type, inertia of rest. Second type, inertia of rest, जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है. Second type of inertia is inertia of motion. Inertia of motion यानी जब हमारी बॉडी मूव कर रही है. सो दैट टाइम वी possess which type of inertia? Inertia of motion. Now third inertia is also there, called as inertia of direction. Inertia of direction. Inertia of direction जो है आपने देखा होगा, जब कर्व्ड रोड पे, कर्व्ड पाथ पे अगर कोई व्हीकल इस तरीके से टर्न करता है तो हम क्या करते हैं? हम दूसरी तरफ इस तरीके से लीन हो जाते हैं. जैसे व्हीकल चल रहा है और व्हीकल इस तरफ टर्न हुआ तो हम ऐसे दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं? लीन होते हैं, दूसरी तरफ झुक जाते हैं. सो व्हाई दिस हैपन? दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. यानी जैसे देखो ये आपका कर्व्ड रोड है, ओके, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. सो एट दैट पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, ओके, इन अ कर्व्ड पाथ, दैट टाइम वी लीन टू मूव स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन. डायरेक्शन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम सीधे जाने वाले हैं, लेकिन फिर जैसे ही व्हीकल मुड़ा तो व्हीकल मुड़ने के साथ साथ हमारी बॉडी लीन हो जाती है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, सो इनर्शिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड ये इंपॉर्टेंट टर्म मैंने इसके पहले ही बताया था कि ये जो टर्म है फर्स्ट लॉ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो व्हाट द फर्स्ट लॉ इज? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज. सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. एंड इट स्टेट्स दैट न्यूटन्स
first law, Newton's first law states that what it states: the object at rest, remains at rest. ओके, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट, और द ऑब्जेक्ट in uniform motion okay, object in a uniform motion, linear motion, okay, linear motion remains in uniform motion until an external unbalanced force act on it. And in the direction of act on it is okay. So now see, this is the first law of motion: an object at rest or in uniform motion will remain at rest or in uniform motion under the unbalanced force until the unbalanced force act on it. ठीक है, it states that the object at rest remain at rest or the object in uniform linear motion remain in uniform motion until the external unbalanced force act on it. अब इसका मीनिंग क्या होगा? देखो, स्टेटमेंट से बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहता है. इट ट्राई टू बी एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करता है. ओके, इट ट्राई टू बी एट रेस्ट, यानी रेस्ट पे ही रहेगा. और द ऑब्जेक्ट विच इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, अगर ऐसा नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कोशिश करता है कि यूनिफॉर्म मोशन में रहे. सिंपल हमारे हिंदी लैंग्वेज में हम अगर कहें तो अगर कोई शांत बैठा हुआ तो शांत ही रहेगा और कोई मूव कर रहा है तो मूव करते ही रहेगा, है ना. और कब तक रहेगा? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता. यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एट रेस्ट, तो रेस्ट पे कब तक है? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स उसको एक्ट नहीं करता. बाहर से कोई पीछे से आया और उसने ढकेल दिया, सो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, है ना. और वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर लीनियर और यूनिफॉर्म मोशन जा रहा है, एकदम स्ट्रेट बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और यूनिफॉर्म मोशन है उसका, है ना. सो दैट टाइम इट मूव्स इन अ लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते रहेगा, रुकेगा ही नहीं, अनलेस देयर इज नो व्हाट फ्रिक्शन नहीं होगा तो, है ना. लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ देर बाद चलने के बाद क्या होता है, ऐसे जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुक जाते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. यानी फ्रिक्शन भी एक अनबैलेंस फोर्स हो गया. वो अनबैलेंस फोर्स ने क्या कर दिया? उसका मोशन को रोक दिया. अगर फ्रिक्शन वहाँ नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कंटिन्यू मूव करते रहता है. यानी इमेजिन कीजिए
कि आपने साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया और फ्रिक्शन नहीं है, साइकिल में कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, रोड के साथ भी कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो आपकी साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। बस एक बार पेडल मारो, थोड़ी स्पीड में आ गई, बस बैठ जाओ, उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अगर न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो। बट फिर हमारी जो बाइसिकल रुकती क्यों है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको रोकता है। सो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट Newton's first law states that the object at rest or in uniform motion remain at rest and in uniform motion until the external unbalanced force act on it. So this is Newton's first law of motion. और इसी वजह से देखो, अगर हम देखें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इफ़ इट इज़ लाइंग ऑन द टेबल, तो और कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको मूव नहीं कर रहा है, तो वो एज इट इज़ वैसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसे वक्त आप कहेंगे कि सर क्या ऐसे वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स ऑन दिस, बट ग्रेविटेशनल फोर्स को जो दूसरा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है जिस वजह से ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। इस वजह से हमें वो इफेक्ट दिखाई नहीं देता। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो रेस्ट का है तो वो रेस्ट पे ही रहता है। सो दिस इज वाई, बिकॉज ऑफ द व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। और अगर कोई रेस्ट के बदले अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब उसके बाद काफ़ी इजी है ये कंसेप्ट, है ना। और देखो यहाँ पे एक टर्म आया है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? जब टोटल ऑफ द बैलेंस, जैसे देखो ये एक है, ठीक है, आपका बॉक्स है, सरफेस पे है, और इधर से कोई ऑब्जेक्ट ए इसको पुश कर रहा है विथ 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, और इधर से कोई ऑब्जेक्ट है बी, वो पुश कर रहा है ये भी 10 न्यूटन फोर्स के साथ, है ना। तो इस समय देखो दोनों सेम फोर्स है, तो दैट टाइम दे आर द बैलेंस फोर्सेस। ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट बी 5 न्यूटन से पुश कर रहा है और ऑब्जेक्ट सी ये भी 5 न्यूटन से पुश कर रहा है। तो नाउ द बैलेंसेस आर, इधर से कितना बैलेंस अप्लाई किया जा रहा है 10 न्यूटन, और उस तरफ से कितना बैलेंस अप्लाई किया जा रहा है 10 न्यूटन। तो दैट टाइम दे आर बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस फोर्सेस होते हैं जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस आर जीरो, यानी अगर हम दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा? जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन कहीं और है और उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस, है ना। सो इन दिस वे बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस आर जीरो। तो यहाँ पर अनबैलेंस बोला है, यानी ऐसा फोर्स जो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ या फिर जीरो नहीं है। तो ऐसे की फोर्स अगर हमने अप्लाई कर दिया तो वो अपना रेस्ट वाला पोजीशन या फिर मोशन वाला पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक तो कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको परेशान नहीं करता या फिर उसको कोई चेंज नहीं करता, है ना। सो दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। काफ़ी ईजी है। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकेंड लॉ है और थर्ड लॉ है। अब सेकेंड लॉ के पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म देखनी है, दैट इज मोमेंटम। Momentum. And now what is it? It is a product of mass and velocity. What is momentum? It is a product of, momentum is denoted by P, and it is a product of mass and velocity. So P is equals to V into V. P is equals to M into V. P is equals to M into V. P is what? The momentum, M is the mass and V is the velocity. ठीक है। अब जैसे हमें मास का यूनिट पता है kg और वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट kg मीटर पर सेकेंड।
kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम एग्जैक्टली क्या है मैंने फॉर्मूले में तो लिख दिया कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कोई एक सपोज ट्रेन है और किसी व्हीकल को वो टकरा जाती है, जैसे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे अगर एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसको अगर ट्रेन ने टक्कर मारी तो होता क्या है, ट्रेन भी अगर सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ट्रेन, लेकिन जब वो ट्रक को टकराती है तो उस समय क्या होता है, ट्रक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो उस हिसाब से उसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा होता है और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। वही अगर ट्रक 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर आए और वो किसी ट्रेन को टकराए तो देखो कितना मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा वो, 50 मल्टीप्लाई बाय उसका जो भी मास होगा ट्रक का, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास ये दो क्या है, स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर, इसका मास ले लेते हैं हम 1 kg और इसका लेते हैं हम 5 kg। ठीक है, अब जब हम 1 kg के स्पीयर से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे, किसी को अगर मारेंगे तो क्या लगता है आपको, है ना, जैसे मैंने सपोज इसको विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से मैंने क्या कर दिया, इसको थ्रो किया, तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, P इज इक्वल्स टू 1 × 2 दैट इज 2 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। और वही इसका मोमेंटम कितना आएगा, P इज इक्वल्स टू, अगर इसको भी हम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करें या फिर किसी चीज़ से टकराए तो कितना आएगा, दैट इज 5 × 2 दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, ये है 2 kg और ये है 10 kg। समझ में आया? ये कितना मोमेंटम क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा ये जो 1 kg वाला जो स्पीयर है, इट विल क्रिएट अ मोमेंटम ऑफ 2 kg मीटर पर सेकेंड। और वहीं अगर 5 kg वाला अगर स्पीयर है तो वो कितना मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो इससे समझ में आ रहा है कि 10 वाले का मोमेंटम ज़्यादा है, तो 10 वाला मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका मतलब जब ये किसी सरफेस को हीट करेंगे तो विच विल प्रोड्यूस द मोर इफेक्ट, यस, जो बड़ा वाला है ना, क्योंकि मास ज़्यादा है। तो अब ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, तो या तो मास ज़्यादा होगा या फिर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस करेंगे। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मोमेंटम की वजह से ही हमें बहुत सारे इफेक्ट देखने मिलते हैं। जैसे देखो किसी बॉलर ने बॉल किया और बैट्समैन ने उसको हिट किया, तो हिट करने के बाद जैसे ही कोई फील्डर उसको कैच करता है तो ऐसे हाथ रख के उसने कैच किया, कैच करने के बाद बॉल जब हाथ पे गिरती है तो उसके बाद वो हाथ ऐसे ही रखता है, हाथ पकड़ने के बाद वो इस तरीके से पीछे खींचता है ना। वाई? बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल के मोमेंटम की वजह से उसका हाथ पीछे जाता है। क्लियर? तो व्हाट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब जैसे जैसे वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो वैसे वैसे उसका मोमेंटम भी चेंज होता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम मोमेंटम निकाले, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाले फॉर मास की वैल्यू पहले 10 kg है और उसके बाद ये 10 kg फिक्स है, ठीक है, फर्स्ट केस, और वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम क्या होगा, 10 × 10 100, दिस इज द मोमेंटम। अब अगर मैं मास को उतना ही रखूं, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी को अब मैंने कर दिया 30, तो कितना हो जाएगा 300। वैसे ही थर्ड केस, मास मेरा वही है 10 kg, लेकिन वेलोसिटी को मैंने कर दिया 80, so now it will be 800। Done. So dear student, here you can easily observe that कि ऑब्जेक्ट सेम होता है ना, सेम अगर सेम ऑब्जेक्ट होता है और उसको अगर हम अलग अलग वेलोसिटी से पेनिट्रेट करें, अलग अलग वेलोसिटी से हम उसको क्या करें, थ्रो करें, तो दैट टाइम इट हैज़ द वेरिंग मोमेंटम। देखो यहाँ पे मोमेंटम कितना है, P इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, P1 P2 और P3 लेते हैं हम,
तो P1 देखो 100 है, P2 कितना आया 300 और P3 कितना है 800। मतलब कि ऑब्जेक्ट तो 10 kg का ही है, लेकिन सेम 10 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डिस्ट्रक्शन ला रहा है ना। जब किसी चीज़ से टकराएगा तो ये 100 kg है तो इस समय कम नुकसान होगा, है ना, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा। तो द मीनिंग इज आइदर यू कैन इंक्रीज द मास और वेलोसिटी, या तो आप मास को इंक्रीज करो या वेलोसिटी को इंक्रीज करो, सो यू विल हैव द मोर मोमेंटम। तो मोमेंटम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ मोमेंटम ओनली यू कैन हैव द व्हाट द सेम ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं सेम ऑब्जेक्ट। जैसे देखो एक छोटा सा जो बुलेट होती है, बुलेट का वेट ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम ले लेते हैं हम। 100 ग्राम की बुलेट को अगर मैं हाथ से पकड़ूँ और ऐसे इस तरीके से थ्रो करूँ तो यहाँ पे नहीं जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी और मुझे भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, है ना। अगर मैं हाथ पे ऐसा करूँ तो कुछ नहीं होता। लेकिन सेम वही 100 ग्राम की बुलेट को जब हम पिस्टल से फायर करते हैं सो इट एक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी उसमें आ जाती है कि वो वेलोसिटी के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द मोमेंटम। तो उसका मोमेंटम कितना होता है, बहुत ज़्यादा। और वही मोमेंटम फिर रिजल्ट करता है किसमें, कि वो जो छोटी सी बुलेट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है बिकॉज ऑफ द हायर मोमेंटम। ओके, तो ये हुआ मोमेंटम का कंसेप्ट। सो अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है the rate of change of momentum is equal to the applied unbalanced force in the direction of force. Okay, so now here the second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalanced force and in the direction of force. Okay, so this is Newton's second law of motion, and Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. इसका मतलब ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो इट possesses द मोमेंटम, है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, मोमेंटम होगा, क्योंकि मास भी है और वेलोसिटी भी है, क्योंकि मूव कर रहा है। तो जब उसके अंदर मोमेंटम आ गया तो ये मोमेंटम जब चेंज होगा तो चेंज कब होगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करता है। यानी जैसे देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव कर रहा है और उसी वक्त फिर किसी ने उसको एक्स्ट्रा और फोर्स दिया तो फिर होगा क्या, इट विल चेंज इट्स वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसका जो मोमेंटम है वो चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसको हम ये बोल सकते हैं द चेंज इन मोमेंटम दैट इज P2 माइनस P1, है ना। तो P2 यानी mv2, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं mv माइनस mu एंड इन अ गिवन टाइम। सो हियर इट इज, m को कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो व्हाट यू विल गेट v माइनस u अपॉन t, सो दैट इज इक्वल्स टू acceleration. So here m into a. So change in the momentum is nothing but F is equals to ma.
ये चेंज इन द मोमेंटम जो है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए इज द फॉर्मूला। ओके, F इज इक्वल टू m इंटू ए। अच्छा, ये नहीं दिखाई दे रहा है, सो हियर F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से समझ में आता है। तो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई होप कि आज जो हमने पढ़े वो समझ में आया होगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।